नाजरीन, चौथा सतून न्यूज़ चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं आपकी खिदमत में शेख इमरान। आज हमारे साथ हमारे लिए ख़ास मेहमान ज़हूर अहमद सर, HOD ग्रामीण पॉलिटेक्निक नांदेड़ हमारे साथ मौजूद, हमारे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। जज़ाकल्लाहु खैर। सर, सबसे पहला तो सवाल मेरा ये है आपसे कि स्टडी का सही वक्त कौन सा है? इस सवाल का रास्त जवाब देने से पहले मैं आपको आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि तलबा की खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इक़दाम आपने किया है कि हाउ टू फेस एग्ज़ाम, इसी तरह से स्टडी के टेक्निक्स, इस पर इन मौज़ूआत पर आपने तलबा के लिए मुफीद वीडियो बनाने का जो अज़्म, जो इरादा आपने ज़ाहिर किया है, ये यकीनन एक खुशाइन बात है। दूसरी बात यह है कि जो तलबा 10वीं और 12वीं जमात में एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी फिलफौर के एग्ज़ाम अगले महीने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं उन तमाम तलबा को दिल की अमीर गहराइयों के साथ नेक तमन्नाएँ और नेक सारी ख्वाहिशात उनके लिए रखता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनके लिए ख़ास दुआ करता हूँ, क्योंकि एक अनोखा एग्ज़ाम है। कोविड पेंडेमिक जो कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है, इसके दौरान में अभी तक की पूरी भारत की हिस्ट्री में, बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में इस तरह का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। पिछला साल भी हम देखते हैं कि पूरा तालीमी साल बच्चों का मुतासिर रहा। हालांकि 10th और 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद ये पेंडेमिक शुरू हुआ था, लेकिन इस साल तो ये मामला है कि पहले ही से लोगों के दरमियान ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि कोविड पेंडेमिक जारी है, इस दौरान आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है। तो ये कठिन घड़ी है। मैं इस कठिन घड़ी में तमाम तलबा के साथ हूँ, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि तमाम सरपरस्त हज़रात, असातिज़ा हज़रात, कॉलेज और स्कूल्स के मैनेजमेंट, इसी तरह से तमाम इज्तिमाई माहौल भी तलबा को सपोर्ट करने के लिए लग जाए और अपने नई ख्वाहिशात और अपने दुआओं का उन पर एक तरह का क्या कहें वैसे एक तरह का निशावर कर दे अपनी दुआएं वगैरह, ताकि उनका मुस्तक़बिल सुधरे। अब क्या है जी, स्टडी का सही वक्त, इस सिलसिले में माहिरीन ने अलग अलग राय रखी है, लेकिन ज़्यादातर माहिरीन की राय ये है कि अलग सुबह उठकर तालिब इल्म अगर स्टडी करे तो उसके जहन या दिमाग में ये बात ज़्यादा आसानी से बैठ सकती है। स्पेशली जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं उसके सिलसिले में तो ख़ास तौर पे कहा गया है कि अलग सुबह वो उठे, तो इसके लिए तहज्जुद का वक्त ख़ास तौर पे बताया गया है, और फजर की नमाज़ के बाद का वक्त वो भी बहुत मौजूतर वक्त है, ताकि स्टडीज़ बच्चों की अच्छी तरह से हो। तो ये वक्त चूँकि हमारे निज़ाम का हिस्सा है, हमारी प्रैक्टिसेस का हिस्सा है, और कई सालों से, सैकड़ों सालों से एक प्रैक्टिस चली आ रही है, इसलिए मैं तो ये तलक़ीन करना चाहूँगा कि इसी चीज़ों को हमने जो है अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि ये एक हैबिचुअल पार्ट है हर स्टूडेंट का एक अलग तरीक़ा होता है पढ़ने का, और वो अपने सिस्टम को अपने तरीके से डेवलप भी करता है। मतलब ये कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो रात देर तक भी पढ़ना उनके लिए उनको अच्छा लगता है, और सुबह में कभी कभार वो देर से ताख़ीर से शुरू करते हैं। खैर बहरहाल इसमें सपोर्ट या अपोज़ की बात तो नहीं है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि जितना सुबह इसमें हम उठकर तालीम के हुसूल के सिलसिले में कोशिश करें, स्टडी का वक्त शुरू करें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बात हमारे अपने प्रैक्टिस से भी हमको नज़र आती है कि ये फ़ायदेमंद चीज़ है कि जितना जल्दी उठे, जितना सुबह उठे, वो उसके लिए ज़्यादा मुनासिब मुफीद हो। अगला सवाल आपसे सर ये है, हर रोज़ स्टडी से कबल क्या तैयारी करनी चाहिए? स्टडी से कबल जो तैयारियाँ होती है, गर्चे की स्टडी खुद एक तैयारी का नाम है। स्टडी इसलिए की जा रही है कि वो अच्छे इम्तिहान में उसको नंबरात मिल सके, इसके लिए स्टडी करते हैं। स्टडी के और बहुत सारे, ज़ाहिर सी बात है कि मकासद बहुत ज़्यादा भी हैं उसके। कुछ शॉर्ट टर्म जो मकासद है वो उसमें ये है कि हम एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करें, वरना स्टडी का आला तरीन मकसद तो ये है कि हम अपनी निज़ाम हयात ही को तब्दील करें, और उससे आगे चलकर ये है कि जिस मकसद के लिए ज़मीन पे इंसान को भेजा गया है उसकी तैयारी के सिलसिले में स्टडी की जाए। बहरहाल ये एक फ़िलासफ़िकल टॉपिक हो जाएगा, उस सिलसिले में हम कभी और मौके से बात करें। आप चूँकि हाउ टू फेस एग्ज़ाम का मामला है और इसी कंसर्न में आपने सवाल किया है, तो मेरा ख़्याल ये है कि स्टडी करने से पहले 2 से 4 बातें हैं जिनको हमने अहमियत देनी चाहिए। पहली तो ये है कि हमारी प्रीवियस स्टडी क्या हो चुकी है, उसको हमने गेस आउट करना चाहिए या अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि यहाँ तक हमारी पढ़ाई हो चुकी है।
उसके साथ जो कुछ भी हमारे यूटेंसिल्स स्टेशनरीज वगैरह है वो सारी चीज़ें सही जगह पर होनी चाहिए। तीसरी अहम चीज़ ये कि स्टडी करने का एक वक्त तय होना चाहिए कि कौन से वक्त में हम स्टडी करने वाले हैं, मीन्स इसकी प्रॉपर शेड्यूलिंग होनी चाहिए, टाइम लाइन डिसाइड होगा। चौथी अहम बात ये है कि एक मुकाम तय होना चाहिए। हर घर में स्टडी का रूम होता है, जिस घर में स्टडी का रूम नहीं है वहाँ के वालिदैन को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे अपने बच्चों के लिए एक मुकाम या एक प्लेस या एक लोकेशन फिक्स कर दें। फिर इसके साथ साथ कुछ स्मार्ट स्टडी टेक्निक भी है जिसका जिक्र हम थोड़ी देर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से 4 से 6 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो स्टडी करने से पहले होनी चाहिए। जी सर, मुश्किल मज़ामीन जैसे रियाजी, साइंस, अंग्रेज़ी के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? मुश्किल मज़ामीन, अब ये मुश्किल मज़ामीन किसके लिए क्या मुश्किल है ये तय करना खुद एक मुश्किल बात है। जी। तो आमतौर पे ये एक धारणा सी बन गई है, एक आमतौर पे कहा जाता है कि भाई मैथमेटिक्स जो है हार्ड सब्जेक्ट है। इसके अलावा बाकी कौन से तालिब इल्म को कौन सा सब्जेक्ट हार्ड जाएगा या इजी जाएगा ये मैं और आप यहाँ से बैठ के आसानी से गेस नहीं कर पाए। खैर बहरहाल आपका सवाल आपकी जगह पर करेक्ट है कि जो तालिब इल्म किसी सब्जेक्ट में दुश्वारी महसूस कर रहा है, हार्ड महसूस कर रहा है, वो सब्जेक्ट में आंसर दे पाना मुश्किल होता है उसको, या उसकी कैलकुलेशंस करना, फार्मूलाज वगैरह देखना, या इल्म इंसान की मसाइल को ले लीजिए, फीसा वगैरह का मसला या दीगर जो चीज़ें हैं। तो इसको याद करने के सिलसिले में मेरा सबसे पहले कंसर्न ये है कि उस मुताल्लिक़ा सब्जेक्ट टीचर से बात करनी चाहिए तालिब इल्म ने जी, और अपने पास एक नोटबुक पर या एक पेज पर वो सारे डिफ़िकल्टीज सॉर्ट आउट करके लिख लेने चाहिए इसको कि कौन सा सब्जेक्ट में मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो है मुश्किल जा रही है। मिसाल के तौर पे रियाजी का या मैथमेटिक्स का मसला है, तो इस सिलसिले में उसने 4-5 चीज़ें अपने पास को ये कर लें। मुरब्बे मसावात है तो मुझे इसके हल करने के सिलसिले में क्या दुश्वारियाँ हैं, हमजाद मसावात है तो मुझे इसके हल करने के सिलसिले में क्या दुश्वारियाँ पेश आ रही है वगैरह, ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने के बाद उसके अपने जो अंग्रेज़ी मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं उस टीचर के साथ उसको मुलाकात करके इंटरेक्शन के थ्रू उसको कितना दूर किया जा सकता है देखना चाहिए। दीगर आजकल जो है स्टडी मटेरियल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जमा हो चुका है। आज देखते हैं कि पहले के मुकाबले में हर सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ आती है, बहुत सारे माहिरीन ने गाइड्स या रहबर की शक्ल में बहुत सारी चीज़ें उसको दे दी है। इसके साथ साथ अपने असातिज़ा से अगर उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो घर में अपने माँ बाप से या फ्रेंड से वगैरह डिस्कस करें और इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ मिल सकता है वहाँ तक वो पहुँचकर अपना सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है। इसके लिए कोई 1 पॉइंट फार्मूला हम हर फर्द के लिए अलग नहीं डिज़ाइन कर सकते। हर बच्चे का प्रॉब्लम डिफरेंट या अलग किस्म का हो सकता है, इसी नोयत से उसका हल भी होगा। कोई एक लकड़ी से हम सारे लोगों को हाँक नहीं सकते। इसी तरह से इन मसाइल के सिलसिले में मेरा अपना अप्रोच या अपना तरीक़ाकार ये है कि हर फ़र्द ने या हर तालिब इल्म ने ख़ुद अपने हार्ड सब्जेक्ट का तयन करना चाहिए, उसमें जो हार्ड कंटेंट है उसको लिस्ट आउट करना चाहिए और इसको रिजॉल्व करने के सिलसिले में जो रिसोर्सेज को वो एक्सप्लोर कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो वहाँ तक जाना चाहिए, चाहे वो असातिज़ा की सूरत में हो, स्टडी मटेरियल जमा करने की सूरत में हो, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू वो चीज़ों को समझने के सिलसिले में हो, या ई कंटेंट के थ्रू, या आज तो बहुत सारे उसको ज़राए दस्तयाब हैं। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने मसाइल को हल करना चाहिए। सर, स्मार्ट स्टडी टेक्निक क्या है? क्या इसको कम वक्त में पर क्या नतीजे? स्मार्ट स्टडी टेक्निक देखिए, वर्क करने के 2 तरीक़े आमतौर पे कहे गए हैं। एक तो तरीक़ा ये है कि हार्ड वर्क करे इंसान और दूसरा तरीक़ा है कि स्मार्ट वर्क करे। मगर हार्ड वर्क करते वक्त ये ना भूले कि कुछ तरीक़े ऐसे हैं जो स्मार्ट भी हो सकते हैं, और स्मार्ट वर्क करते वक्त ये कभी ना भूले कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है ना। तो हार्ड वर्क ऐसी चीज़ है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। इस तरह से कामयाबी का कोई मुतबादिल नहीं है और शॉर्टकट में कोई कामयाबी मिलती भी नहीं। या अगर रातों रात कोई इस तरह की कामयाबी हासिल करने के पीछे जाता है तो आमतौर पर या तो नाकाम होता है या कामयाब हो भी तब भी वो बहुत दायमी या परमानेंट किस्म की कोई कामयाबी नहीं रहती। इसलिए उसको इस हार्ड वर्क के सिलसिले में तो अपना ओढ़ना बिछोना बना लेना पड़ेगा कि जो हार्ड वर्क है वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जिस तरह से कुरान की रहनुमाई मिलती है हमें कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को मशक्क़त में ढाल के पैदा किया। तो इंसान को जब पैदा किया गया तो उसको बताया गया है कि तुमको हमने मशक्क़त में ढाल के पैदा किया, यानी ये कि तुम्हारा काम ये है कि तुम मशक्क़त करो।
मेहनत करो, बगैर मेहनत के कोई ज़िंदगी में चीज़ें नहीं हो सकती। रही दूसरी बात, जो स्मार्ट स्टडी टेक्निक का आपने जिक्र किया है, यकीनन आजकल ऐसे बहुत सारे ज़राए दस्तयाब हो चुके हैं जिसके ज़रिए से हमको जो साबिक़ ज़मानों में या साबिक़ अदवार में लोगों को ये सहूलतें मैसर नहीं थी, जिसके नतीजे में स्मार्ट स्टडी टेक्निक का तस्वुर नहीं था, लेकिन आज स्मार्ट स्टडी टेक्निक का तस्वुर आ गया है। जैसा कि गोल को कहा जाता है कि गोल स्मार्ट होना चाहिए, है ना, स्पेसिफिक। स्मार्ट का मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि एस से फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, इस तरह से हर एक्रोनिम को लेके जो है, हर वर्ड को लेके एक एक उन्होंने अपनी तरफ से अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर डिज़ाइन किया और उस हिसाब से उन्होंने स्मार्ट को अपने अपने चीज़ों में परोया। तो मैं ये चाहूँगा कि स्मार्ट स्टडी टेक्निक से मुराद आजकल जो दस्तयाब आपको ज़राए हैं, उस ज़राए का इस्तेमाल हो, जैसा कि वीडियो लेक्चर्स हैं, जिस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, या इस ई कंटेंट के अलावा कोई और चीज़ें भी हो सकती है, उन सब का इस्तेमाल करना स्मार्ट स्टडी टेक्निक है। कम वक्त में चीज़ों का को एक्सप्लोर करना और उसके तय अपने कामयाबी के हुसूल को करीब तर करना, ये स्मार्ट स्टडी टेक्निक के ही ज़राए में आता है। तो ये कोई ऐसा शॉर्टकट का मामला नहीं है या कोई ऐसी एक सीढ़ी नहीं है कि आपके जहन में इंस्टॉल कर दिया और आप हो गया। तो स्टडी के सिलसिले में तो बहरहाल हार्ड वर्क ज़रूरी है। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि हमारे कम टाइम में हमको कितना उसको जो है हम यूटिलाइज़ करें कि हमको मिनिमम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। इसकी टेक्निक बहरहाल सीखते रहना ज़रूरी है। नए नए तरीक़ेकार रोज़ाना आते हैं मार्केट में, ये सब प्रैक्टिस हो सकती है। सर और एक सवाल ये है, कामयाबी के उसूल में ख़ुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी का क्या रोल है? देखिए, सिर्फ तो कामयाबी के लिए नहीं, मतलब एग्ज़ाम की कामयाबी के लिए नहीं है, बल्कि सारी ज़िंदगी में जितने इंसान के मोड आते हैं उन सब में बहुत अहमियत का हामिल है ये मुस्तकिल मिजाजी, जिसको हम रेगुलरिटी कहते हैं। और इसके साथ साथ आपने जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है ख़ुद एतमादी। बल्कि मैं इसमें एक तीसरी और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि दो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम है, एक तो ख़ुद एतमादी और दूसरा खुदा एतमादी, है ना। इंसान को सबसे पहले ख़ुद पे एतमाद होना चाहिए कि मैं ये सब कर सकता हूँ, यू कैन डू। आजकल हम देखते हैं कि मोटिवेशनल थेरीज जो आती हैं, लोगों को इंस्पायर करने के सिलसिले में बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं। ऐसे लोगों के वीडियोज़ दिखाए जाते हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर वो तैराकी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर इसी तरह से हम बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़, बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। ये सब हमको अंदर से मोटिवेट करता है। फिर हमारे मुताले में जो कुरान और हदीस के मुताले में चीज़ें आती है कि इंसान को मोटिवेट कर हर बार जो है उसको जन्नत के हुसूल की तरफ बढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि देखो, ये सख्त परेशानियों के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे पास, इन सख्त रास्तों को आपने अबूर कर लिया है तो एक बहुत बड़ी नेमत तुम्हारे लिए रखी गई। तो ये सारी चीज़ें उसको एक तरह की तज़कीर करती हैं, उसको रिवाइज़ करती है और उसको बताती हैं कि बार बार देखो, तुम्हारी जो मंजिल है, तुम्हारी जो तुमको जो मकसूद है वो बग़ैर सख्त और मुश्किल राहों के नहीं है। चुनांचे हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक हम अपने आप पे एतमाद रखेंगे और अल्लाह पर एतमाद रखेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों का जिक्र होगा, तो हमारे लिए कामयाबी हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। मुस्तकिल मिजाजी और रेगुलरिटी का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों की अपनी जगह पे अहमियत ज़रूर है। ये सब चीज़ें जो है हमारे खुद एतमादी को डेवलप करने, बढ़ाने, उसको नरिश करने और उसको आगे से आगे ले जाने के लिए फ़ायदेमंद है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल है। अब खुद एतमादी आएगी कैसा, डेवलप कैसे होगी, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी, इसके लिए मुताला ज़रूरी, इसके लिए कुरान से शगफ़ ज़रूरी, इसके लिए उसकी तिलावत, उसको समझना और वहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर हम ये असली तालीम और दुनियावी किस्म की चीज़ों में भी अपने आप को डेवलप कर पाएँ, तो हमारे अंदर खुद एतमादी डेवलप होगी। हम ही समझ सकेंगे कि हाँ, ये काम मैं कर सकता। उसके बाद फिर हम, जाहिर सी बात है कि हमारी तालीम का असल मकसद ये है कि हम अच्छे इंसान बने, नेक इंसान बने। वो इंसान जो इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा हुआ है, वो हमारा अल्टीमेट गोल है, हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव है कि हम तालीम इसलिए हासिल नहीं कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक डॉक्टर बन जाएँ या इंजीनियर बन जाएँ या फिर हम कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएँ। जाहिर सी बात है ये कि तो हमारा छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव है। इसके पीछे हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। तमाम तलबा बरादरी को मैं ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि ये हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने के ज़राए हैं, ये सब मीन्स हैं। इसके ज़रिए से हम सारे इंसानों की खिदमत करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्रीड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलीजन। हम सारी इंसानियत के लिए इस प्रोफेशन के थ्रू खिदमत करने वाले, ये सबसे बड़ा
अगर हमारे पास गोल और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बाकी फिर जो छोटी मोटी चीज़ें इसके कंपेरेटिवली वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक डेवलप होगी। हम बाअमल बनेंगे, खुद एतमाद बनेंगे, मुस्तकिल मिजाजी होगी, डिसिप्लिन आएगा। ये सारी चीज़ें जो है उसी का पार्ट एंड पार्सल है, ये हमें समझना चाहिए। आखिरी सवाल है सर आपसे कि करियर का इंतखाब किस तरीके से किया जाए? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी सवाल है, और ये सही वक्त भी किया गया सवाल है, क्योंकि अभी 10th क्लास में बच्चे हैं और 12th क्लास में भी बच्चे हैं। तो ये एक ऐसा मौका, ऐसा वक्त है जो उनको इस सिलसिले में सोचने पे मजबूर करता है कि अब हम पास आउट होने के बाद क्या करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास स्पेशली हमारी अपनी कम्युनिटी में तो मसला ये है कि कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि 10th क्लास होने के बाद क्या क्या होता है, या करियर की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये जॉब्स एवेन्यूज़ क्या अवेलेबल हैं। जब किसी क्लास में मैं जाता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों बड़े हो कि आप क्या बनने वाले हैं, तो 80-90% बच्चे हाथ उठा के जवाब देते हैं कि सर या तो हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। यानी ये कि 2 से 4 ऑप्शन के अलावा उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमारे अपने असातिज़ा ने या उनके माँ बाप ने या जिस महल्ले में वो रहते हैं वहाँ के लोगों ने या रिश्तेदारों ने उनके जहनों में 2 से 3 बातें फिट कर दी है, या तो आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। कोई ये नहीं कहता कि भाई आप बड़े होकर कलेक्टर बनेंगे, आप UPSC MPSC एग्ज़ाम लिखिए, आप लॉ में जाइए, आप फूड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ कीजिए, आप जो ऐसे इंजीनियरिंग में भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो ट्रेडिशनल या रिवायती किस्म की इंजीनियरिंग से हटके हैं, जैसे कि फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग वगैरह, पेट्रोकेमिकल और इस तरह के बहुत सारे इंजीनियरिंग जिसकी तरफ हमारे बच्चों का रुझान नहीं रहता है। कहने का मकसद ये है कि ये करियर का इंतखाब 10वीं और 12वीं का बहुत अहम हिस्सा होता है, बल्कि 10वीं का ही। तो ये एक बार करने की भी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि एक मरतबा आया, आपने किसी करियर काउंसलर से मशवरा लिया और आप उसी ट्रैक पे कायम हो गए, बल्कि बार बार अपने आप को रिवाइज करना, चेक करना ही पड़ता है कि हमने करियर का जो ऑब्जेक्टिव तय किया था वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो उनको लगते हैं, उसकी प्रिपरेशन क्या होती है, इसके कितने कॉलेजेस हैं, वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है क्या, और फीस स्ट्रक्चर क्या है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस करियर से रिलेटेड रहती है। तो मेरा तो अपना मानना ऐसा है कि करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है हर तालिब इल्म के लिए। जो बच्चा 10वीं में या 12वीं में होता है, या कम से कम पास आउट हो जाने के बाद या एग्ज़ाम लिख लेने के बाद, उसने करियर काउंसलर से मिलना चाहिए। और मिलते वक्त बेहतर ये होगा कि वो अपने माँ बाप को भी साथ में रखे, या माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चे के सिलसिले में, जब बच्चा 10वीं का एग्ज़ाम लिख चुका या 12वीं का एग्ज़ाम लिख चुका, तो फ़ौरन किसी अच्छे से करियर काउंसलर से काउंसलिंग करवाए। जिस तरह से हम किसी मर्ज़ या बीमारी के लाभ होने के बाद किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी तरह से, बल्कि ये एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूँगा कि बग़ैर बीमारी की भी कभी कभार हमको डॉक्टर से मशवरे लेना पड़ता है या लेना चाहिए कि भाई मेरी अपनी जो हेल्थ और हाइजीन की कंडीशन है, इसको मैं मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपना लेवल ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ कैसा डेवलप और बढ़ा सकता हूँ। इसी तरह से हमने जो है करियर काउंसलर से भी बाज़ाब्ता बात करनी चाहिए। गर्चे की एक ऐसी बीमारी टाइप चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे अपने करियर को डेवलप करने के सिलसिले में या राइट ट्रैक पर रखने के लिए करियर काउंसलर्स के मशवरे बहुत ज़रूरी होते हैं। आमतौर पे होता ऐसा है कि तालिब इल्म आमतौर पे उस कोर्स में इंतखाब करता है या उस कोर्स में दाखिला ले लेता है जिसमें उसके दोस्त जाते हैं, या किसी टीचर के कहने से ले लेता है, या देखता है कि हमारे फैमिली में कोई एक आइकॉन है, ठीक है फलां साहब डॉक्टर बने, मैं भी उधर ही चला जाऊँगा, फलां साहब टीचर है तो मैं भी उधर ही चला जाऊँ। तो ये जो रुझान आमतौर पर डेवलप होता है वो किसी को देखने से वगैरह हो जाता है, जबकि उसका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो सबसे अहम है। उसके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्योंकि हर पर्सनैलिटी डिफरेंट है। महाराष्ट्र में तकरीबन 8000 कोर्सेज हैं, जाहिर सी बात है। इसमें जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कौन कौन से, इसको सॉर्ट आउट उसको करना पड़ेगा, फिर उसको सेट करना पड़ेगा कि भाई देखिए मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मैं अब कौन कौन से कोर्सेज करना चाहिए ताकि मैं अपने फैमिली को भी सेटराइट कर सकूँ और सारी चीज़ें हो सकें। तो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक छेड़ा है, इस पर कभी और सिलसिले में जो है मज़ीद हम जो है गुफ्तगू करें, क्योंकि सवाल के कंसर्न में ये बात आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम इशू है कि करियर का इंतखाब, और इस सिलसिले में हर स्टूडेंट को, पेरेंट्स को और साथ ही टीचर्स को भी बहुत कॉन्शियस होना चाहिए और अपने तलबा की रहनुमाई करते रहनी चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में बहुत सारे करियर काउंसलर्स भी अपॉइंट किए हुए और बहुत सारे NGOs भी है जो वॉलंटरली इस किस्म का काम कर रहे हैं, जैसा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारे पास भी बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है करियर काउंसलिंग करते हैं
और ये बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत होता है, सबके लिए फ्री रहता है, सब लोग कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये थे नाजरीन ज़हूर अहमद सर, जो हमारी और तुलबा की रहनुमाई कर रहे थे। सर आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मैं भी आप लोगों को मुबारकबाद भी दूंगा और आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौका दिया कि आपके थ्रू बहुत सारी तलबा कम्युनिटी से इंटरेक्ट हो, और उनके सिलसिले में भी कुछ चीज़ें अगर मेरी तरफ से जा सकती हूँ तो मैं मशकूर रहूँ।